Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to the Azim group of publications. I'm Nimra Adil, your chemistry teacher, and today we are going to study chapter number 2, experimental techniques in chemistry from chemistry book by Azim Academy. सबसे पहले हम जिस चैप्टर को स्टार्ट करने लगे हैं इसका नाम बता रहा है एनालिटिकल टेक्निक्स की बात करेंगे हम, या एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स की बात करेंगे। तो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई भी सैंपल मौजूद है और उस सैंपल को आपने स्टडी करना है तो आप उसको स्टडी करने के लिए जो जो टेक्निक इस्तेमाल करेंगे उन टेक्निक्स को कहते हैं एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। सबसे पहले इस पोर्शन को स्टार्ट करने से पहले हम जिस टर्म की बात करते हैं वो टर्म है एनालिटिकल केमिस्ट्री की। एनालिटिकल केमिस्ट्री का मतलब क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द कंप्लीट कैरेक्टराइजेशन ऑफ अ सब्सटेंस। कंप्लीट कैरेक्टराइजेशन का मतलब है क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस और क्वालिटेटिव एनालिसिस से क्या मतलब है हमारा, इस टर्म को हम ध्यान से समझेंगे क्योंकि ये टर्म पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। हमें पता होना चाहिए कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस और क्वालिटेटिव एनालिसिस के दरमियान डिफरेंस क्या है। क्योंकि अगर आपको कोई भी सैंपल दे दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि आप इसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस परफॉर्म करें, तो आपको पता होना चाहिए कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस से इसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब क्या होता है। क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब, अगर फॉर एग्जांपल आपको एक सैंपल दे दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि बताएं आपको जो सैंपल दिया गया है ये किस किस चीज़ से मिलके बना हुआ है। फॉर एग्जांपल इस वक्त मेरे हाथ में एक मार्कर है, आपको मैं कहती हूँ कि लेट्स सपोज मुझे ये बताएं कि ये मार्कर किस चीज़ का बना हुआ है, तो आप लोग बताएंगे कि ये प्लास्टिक का मिलके बना हुआ है या इसके अंदर इंक्स हैं या कुछ और एलिमेंट्स हैं जिनसे ये मार्कर बना है। तो आपने ये आइडेंटिफाई किया कि ये मार्कर किस किस चीज़ से मिलके बना है। तो ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर आप एलिमेंट्स की आइडेंटिफिकेशन करते हैं और उनकी डिटेक्शन करते हैं, ऐसे एनालिसिस को हम क्वालिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। इसको याद रखने का एक आसान तरीका भी है। क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटी का वर्ड है, क्वालिटी का मतलब क्या है? खूबियाँ। तो इसका मतलब ये है आप इसमें चेक करते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को, आप वहाँ पे लिंक करते हैं उनके एलिमेंटल कंपोजिशन को, आप चेक करते हैं कि वो जो सैंपल है वो किस किस एलिमेंट से मिलके बना है। लेट्स सपोज आपको एक कप चाय दे दी जाए और आपको कहा जाए कि इसका क्वालिटेटिव एनालिसिस परफॉर्म करें, तो आपने क्या करना है, आपने ये चेक करना है कि वो जो चाय है वो किस किस चीज़ से मिलके बनी है। आप लोग उसके ऊपर क्वालिटेटिव एनालिसिस को परफॉर्म करेंगे और आफ्टर एनालिसिस आप बताएंगे कि इसके अंदर तो मिल्क भी मौजूद है, इसके अंदर तो वाटर भी अवेलेबल है, शुगर भी मौजूद है। चूँकि इसके अंदर शुगर है, इसके अंदर मिल्क है, इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर प्रोटीन्स भी हैं, उसके अंदर कार्बन भी हैं और उसके अंदर हाइड्रोजन भी हैं। सेकेंड एनालिसिस जिसको हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी कहते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब है क्वांटिटी एंड क्वांटिटी का मतलब है मिकदार, यानी एक ऐसा एनालिसिस जिसमें आप ये नहीं देखेंगे कि वो चीज़ किस से मिलके बनी है, बल्कि हम ये देखेंगे कि अगर उसमें कार्बन मौजूद है, अगर फॉर एग्जांपल वो कार्बन से मिलके बनी है, अगर उसमें कार्बन मौजूद है कि कितने परसेंट कार्बन मौजूद है, अगर उसमें हाइड्रोजन मौजूद है तो हाइड्रोजन कितने परसेंट मौजूद है, और अगर उसमें ऑक्सीजन मौजूद है तो ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन उस एनालिसिस में कितनी है। तो ऐसा एनालिसिस जिसमें आप अमाउंट की आइडेंटिफिकेशन या परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, ऐसे एनालिसिस को हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। अब बात यहाँ तक आती है कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें आप क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस परफॉर्म करते हैं किसी भी सब्सटेंस का, तो ऐसी केमिस्ट्री की ब्रांच को हम एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। अगर आपके सामने एक सैंपल दिया है आपको और सैंपल से पहले बल्कि आपको कहा जाता है कि आपने क्वांटिटेटिव एनालिसिस परफॉर्म करना है किसी भी चीज़ का, आपने अमाउंट चेक करनी है कि उसके अंदर एलिमेंट्स की अमाउंट क्या हैं, तो आपको डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा ताकि उन स्टेप्स को फॉलो करके आप आइडेंटिफाई कर सकें कि उसके अंदर कौन सा एलिमेंट मौजूद था और उसकी अमाउंट कितनी कितनी थी। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है किसी भी क्वांटिटेटिव एनालिसिस को परफॉर्म करने के लिए वो होता है ऑब्टेनिंग ऑफ अ सैंपल फॉर एनालिसिस। तो आपने सबसे पहले सैंपल लेना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है
आपको कहा है क्वांटिटेटिव एनालिसिस परफॉर्म करें। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए तो सबसे पहली चीज़ तो ये है ना कि आपके पास वो सैंपल मौजूद हो। अगर वो सैंपल मौजूद होगा देन आप उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करेंगे और उसके ऊपर मुख्तलिफ तरह की टेक्निक्स अप्लाई करेंगे। अगर आपके पास वो सैंपल ही नहीं है तो आप उसके ऊपर कोई भी एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप ही हमारा क्या है, ऑब्टेनिंग ऑफ अ सैंपल फॉर एनालिसिस। तो आपने सबसे पहले जो भी सैंपल होगा जिसको आप स्टडी करना चाहते हैं उसको ऑब्टेन करेंगे। स्टेप नंबर टू में आप क्या करेंगे, आप सेपरेशन ऑफ डिजायर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट करेंगे। इसका मतलब क्या है, जो भी सैंपल दिया गया है वो सैंपल मिक्सचर है डिफरेंट चीज़ों का, आपने हर चीज़ को स्टडी नहीं करना। लेट्स सपोज आपको कहा गया है कि जो सैंपल दिया गया है उसमें फॉर एग्जांपल मिल्क आपको एज अ सैंपल दे दिया गया और आपको कहा गया कि इसमें बताएं मिल्क के अंदर कौन कौन सी प्रोटीन मौजूद है और उस प्रोटीन में से किस प्रोटीन की अमाउंट सबसे ज़्यादा है। तो फॉर एग्जांपल आपको जो सैंपल दिया गया उसमें से आपने एक स्पेसिफिक प्रोटीन्स को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले आपको मिल्क मिला, दैट वाज स्टेप 1। स्टेप नंबर 2 क्या था, आपने उसमें से उस डिजायर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट को सेपरेट करना है। जिस चीज़ को आप चेक करना चाह रहे हो वो कार्बन है, वो हाइड्रोजन है, वो ऑक्सीजन है, वो नाइट्रोजन है, जो भी एलिमेंट आप आइडेंटिफाई करना चाह रहे हो आप उसको उस सैंपल में से क्या करेंगे, सेपरेट आउट करेंगे। स्टेप 1 सैंपल लिया। स्टेप 2 आपने उस सैंपल में से उस एलिमेंट को क्या किया, सेपरेट किया जिसकी अमाउंट आप चेक करना चाह रहे थे, उसके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट को वहाँ सैंपल में से आपने अलग कर लिया। स्टेप 3 आपने क्या करना है, जो सैंपल आपने सेपरेट किया या आपने प्रोटीन्स वहाँ से मिल्क से निकाल ली हैं उनके ऊपर आप मुख्तलिफ तरह के एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करेंगे। और उन एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करेंगे तो एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करने के बाद आपके पास डिफरेंट तरह का डाटा रिसीव होगा। उस डाटा को हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। तो थर्ड स्टेप क्या था, मेजरमेंट्स एंड द कैलकुलेशंस। मेजरमेंट एंड द कैलकुलेशंस ऑफ द रिजल्ट का मतलब है कि जब सैंपल ले लिया उसमें से डिजायर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट को सेपरेट कर लिया, उस कॉन्स्टिट्यूएंट के ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने से जो मेजरमेंट या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म के बाद जो डाटा आपके पास आया उस डाटा को आप अरेंज करेंगे और उस अरेंज डाटा से आप कंक्लूजन को ड्रॉ करेंगे। तो टोटल 4 स्टेप्स हैं। नंबर 1 सैंपल लेना, नंबर 2 आपने उस सैंपल में से डिजायर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट को सेपरेट करना है। स्टेप नंबर 3 में आपके पास जो कॉन्स्टिट्यूएंट सेपरेट हो गया उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे एंड द लास्ट स्टेप उसमें आपने वहाँ से कंक्लूजन ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ एक और क्वेश्चन आता है कि जब आपने एक सैंपल ले लिया उसमें से आपने अपना डिजायर्ड सैंपल या डिजायर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट सेपरेट करना है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट को सेपरेट करने के लिए इस चैप्टर के अंदर हम डिफरेंट टेक्निक्स को पढ़ेंगे। उनमें से सबसे पहली टेक्निक फिल्ट्रेशन की है, उसके बाद सेकेंड टेक्निक हम क्रिस्टलाइजेशन की पढ़ेंगे, थर्ड टेक्निक हम सब्लिमेशन की पढ़ेंगे, फोर्थ टेक्निक हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की पढ़ेंगे एंड द लास्ट वन इज क्रोमेटोग्राफी। लेकिन जब हम इन 5 टेक्निक्स को 1 बाय 1 पढ़ेंगे तो हम इन सब टेक्निक्स के एडवांटेजेस भी पढ़ेंगे और इन सब टेक्निक्स के डिसएडवांटेजेस को भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। अगर मैं इन टेक्निक्स पे आऊँ तो सबसे पहली टेक्निक फिल्ट्रेशन है। फिल्ट्रेशन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप सॉलिड पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं किसी भी लिक्विड से। कौन से सॉलिड पार्टिकल? ऐसा सॉलिड पार्टिकल जो उस लिक्विड में सॉल्युबल नहीं है, यानी कि इनसॉल्युबल पार्टिकल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड। तो एक ऐसी टेक्निक जिसके अंदर आप इनसॉल्युबल पार्टिकल को सेपरेट कर रहे हैं लिक्विड से, इस टेक्निक को हम कहते हैं फिल्ट्रेशन। इसकी बेस्ट एग्जांपल आपका स्ट्रेनर है। आप स्ट्रेनर की मदद से क्या करते हैं, जो टी है उसको फिल्टर कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे 2 टर्म्स हम फिल्ट्रेशन में अगेन एंड अगेन यूज़ करेंगे। उनमें से पहली टर्म है आपके पास फिल्ट्रेट की और दूसरी टर्म है आपके पास रेजिड्यूज की। नाउ व्हाट इज़ द रेजिड्यू एंड व्हाट इज़ द फिल्ट्रेट? फॉर एग्जाम्पल आपने टी ली और उस टी को आपने स्ट्रेनर से पास किया। जब आपने टी को स्ट्रेनर से पास किया तो जो नीचे कप में चीज़ आती है दैट इज़ नोन एज फिल्ट्रेट। इसका मतलब ये है द लिक्विड विच इज़ ऑब्टेन्ड आफ्टर पासिंग थ्रू द फिल्टर मीडियम। वो लिक्विड जो आपने फिल्टर मीडियम से जब उस लिक्विड को पास करवाया और उसके पास करने के बाद नीचे कप में आपके पास ऑब्टेन होगा, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं फिल्ट्रेट।
जैसे कि स्क्रीन में आपके सामने शो भी हो रहा है, एक सैंपल को हम फिल्टर कर रहे हैं और नीचे कॉनिकल फ्लास्क में जो सैंपल ऑब्टेन हो रहा है, जो कॉनिकल फ्लास्क में लिक्विड ऑब्टेन होगा, दैट इज़ नोन एज फिल्ट्रेट। जबकि दूसरा प्रोसीजर, ये दूसरी टर्म जो हम यूज़ करेंगे, दैट इज़ रेजिड्यूस। रेजिड्यूस का मतलब क्या है? जब आपने उस चीज़ को फिल्टर किया तो वो सॉलिड पार्टिकल्स या सॉलिड सब्सटेंसेस जो फिल्टर पेपर के ऊपर मौजूद हैं, जो कि ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन ऑब्टेन हुए थे, उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम रेजिड्यूस कहेंगे। लाइक अगर आप लोगों ने कोई भी चीज़ फिल्टर की है तो फिल्टर पेपर के ऊपर जो भी चीज़ ऑब्टेन होगी, वो डस्ट पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, वो आयरन के पीसेस भी हो सकते हैं, वो मड भी हो सकती है। तो वो तमाम चीज़ें जो फिल्टर पेपर के ऊपर ऑब्टेन होती है, उनको हम रेजिड्यू कहते हैं। इसके अलावा फिल्टर पेपर को यूज़ किया या कोई भी चीज़ आपने यूज़ की, या एक ऐसी टेक्निक जिसके अंदर आप इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स को रिमूव कर रहे हैं, उसको फिल्ट्रेशन कहते हैं। फिल्ट्रेशन में दो टर्म्स हमने पढ़ ली, एक हमने फिल्ट्रेट पढ़ा, एक हमने रेजिड्यूस पढ़ा। फिल्ट्रेट नीचे हमारे पास ऑब्टेन होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होता है, जबकि सॉलिड पार्टिकल्स जो हमें ऊपर रिसीव होते हैं, दैट इज़ नोन एज रेजिड्यूस। अब अगली टर्म क्या है? अगली टर्म है जी फिल्टर मीडियम। फिल्टर मीडियम का मतलब क्या है? फिल्टर मीडियम का मतलब है कोई भी ऐसी चीज़ जिससे अगर आप सैंपल को पास करें और पास करने के बाद आप सॉलिड इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को सेपरेट आउट कर लेते हैं और लिक्विड को सेपरेट आउट कर लेते हैं, उस चीज़ को बोलते हैं फिल्ट्रेशन मीडियम या फिल्टर मीडियम। सो सबसे पहले फिल्टर मीडियम है क्या? फिल्टर मीडियम का मतलब है कोई भी ऐसी सरफेस या कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसकी सरफेस क्या होगी? पोरस होगी, और वहाँ से आप क्या करेंगे? फिल्ट्रेशन का प्रोसेस परफॉर्म करेंगे। यानी पोरस सरफेस का होना ज़रूरी है ताकि वहाँ से उस सब्सटेंस के सैंपल्स इजीली पास कर सकें। द पोरस सब्सटेंसेस यूज्ड फॉर द फिल्ट्रेशन इज नोन एज फिल्टर मीडिया। अब फिल्टर मीडिया, आप लोगों के माइंड में एक टर्म आ रही है, फिल्टर मीडिया, फिल्टर पेपर को कहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर एक्सपेरिमेंट में फ़िल्टर मीडियम में आप फ़िल्टर पेपर को ही यूज़ करें। फ़िल्टर मीडियम में यूज़ करने के लिए आप डिफरेंट चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। उनमें से सबसे पहली चीज़, आप लोग फ़िल्टर पेपर यूज़ करते हैं। नॉर्मली हमारे पास डिफरेंट फॉर्म में फ़िल्टर पेपर अवेलेबल होते हैं, जिनमें से एक सबसे पहली फॉर्म आपके पास सर्कुलर फॉर्म में फ़िल्टर पेपर अवेलेबल होते हैं। फ़िल्टर पेपर स्टिक की फॉर्म में भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो हमारे पास फ़िल्टर पेपर आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है कि फ़िल्टर पेपर एक्चुअली क्या चीज़ है और ये किस किस शक्ल में अवेलेबल होते हैं। सेकेंड चीज़ आपके पास है गूज क्रूसिबल। गूज क्रूसिबल भी क्या है? ये भी टर्म आप लोगों के लिए न्यू है, बट ये मुश्किल नहीं है, ये बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। गूज क्रूसिबल की भी पिक्चर देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इसकी मदद से हम कैसे चीज़ों को क्या करते हैं? सेपरेट आउट करते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज़ सिंटर्ड क्रूसिबल। सिंटर्ड क्रूसिबल की पिक्चर भी आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रही है। ये वो तीन चीज़ें हैं जिनका नाम मैंने मेंशन किया। फिल्टर पेपर हो गया, गूज क्रूसिबल हो गया, ये सिंटर्ड क्रूसिबल हो गया। ये तीनों के मटीरियल आप चीज़ों को फ़िल्टर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आप मुख्तलिफ़ तरह की सीव्स को भी यूज़ कर सकते हैं, आप कॉटन को भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसके अलावा मुख्तलिफ़ सेलुलोज़ की शीट्स को भी यूज़ करके एज अ फ़िल्टर मीडिया मुख्तलिफ़ तरह के एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म कर सकते हैं। बट नाउ क्वेश्चन इज़ दैट कि हमने फ़िल्टर मीडिया चूज़ किया, लेकिन उस फ़िल्टर मीडिया को चूज़ करने के लिए हमारे पास क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? क्या हम रैंडमली सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमने कौन कौन सी चीज़ें जो हैं जिनको सेपरेट आउट करना है, जो दिल किया वो यूज़ कर लें? नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आपने कोई भी फ़िल्टर मीडियम चूज़ करना है तो सबसे पहला क्राइटेरिया ये है, आप ये देखेंगे कि वो क्या सैंपल है जिसको आपने सेपरेट आउट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास कोई एसिड है, आप उस एसिड में से किसी चीज़ को सेपरेट करना चाहते हैं, तो अगर तो उस एसिड को मैं कागज़ पे या मैं कपड़े के ऊपर फेंकूंगी तो वो तो उस चीज़ को डैमेज कर देगा। इसका मतलब ये है कि उस दौरान ना तो मैं पीस ऑफ पेपर को यूज़ करूंगी और ना ही मैं पीस ऑफ क्लॉथ को एज अ फ़िल्टर मीडिया यूज़ करूंगी। तो डिफरेंट तरह के हमारे पास फ़िल्टर मीडिया वैरायटी, मुख्तलिफ़ तरह के फ़िल्टर मीडियम इस वक्त मार्केट में अवेलेबल होते हैं। ये जो मार्केट में अवेलेबल फ़िल्टर मीडिया है, ये डिपेंड
करते हैं उनके अंदर जो पोर साइजेस है वो डिफरेंट है। और ये किस चीज़ के अकॉर्डिंग हम चूज़ करते हैं, हम इसके अकॉर्डिंग चूज़ करते हैं कि हम किस सैंपल को सेपरेट आउट करना चाह रहे हैं। एसिड है, बेस है, कोई मिक्सचर है चीज़ों का, कोई डाइज है, क्या चीज़ है जिसको आपने सेपरेट आउट करना है। तो डिफरेंट तरह के फ़िल्टर मीडिया मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन हम नॉर्मली जो सबसे ज़्यादा फ़िल्टर मीडिया यूज़ करते हैं दैट इज़ व्हाट मीन फ़िल्टर पेपर नंबर 1। इसको अगर आपको मैं सिंपल वे में समझाऊँ तो हमारे यहाँ स्टूडेंट्स के पास डिफरेंट वेराइटीज़ के पेजेस अवेलेबल हैं। कुछ स्टूडेंट्स के पास ऐसे रजिस्टर्स होते हैं जिनमें रिंग होता है, अगर वो उसके ऊपर लिखते हैं तो उनके ऊपर पेन की इंक फैलती नहीं है। और कुछ ऐसे पेजेस भी होते हैं जिनके ऊपर अगर वो पेन से लिखते हैं तो इंक फैल जाती है। हैं तो दोनों पेपर ही, देन उन दोनों में क्या डिफरेंस है? उन दोनों में डिफरेंस आता है उनके पोर साइज़ का। जिसका पोर साइज़ ज़्यादा होगा उसके ऊपर इंक फैल जाती है, और वैसा पेज जिसके ऊपर इंक अगर आप लिख रहे हैं और वो नहीं फैलती, इसका मतलब उसका पोर साइज़ क्या है, कम है। मुख्तलिफ पोर साइज़ के फ़िल्टर पेपर्स को यूज़ करके डिफरेंट सैम्पल्स को सेपरेट आउट किया जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।